नमस्कार, मैं हूं नीलू और हम आपको बता दें न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की विशेष कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के रत्न में अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियों का सम्मान किया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिभाशाली हस्तियों को सम्मानित किया है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रियल एस्टेट जैसे कई क्षेत्रों से जुड़ी चुनौतियों, नीतियों को लेकर चर्चा हो रही है। तस्वीरें सीधे हम दिखा रहे हैं। तो न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के विशेष कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के रत्न में अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियों का सम्मान किया जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रभावशाली हस्तियों को सम्मानित किया है और इस वक्त केशव प्रसाद मौर्य कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं जरा उनको। उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली पत्रकार साथी मनमोहन राय जी और उनकी संपूर्ण टीम, यह सौभाग्य का विषय है कि आज आपने मुझे ऐसे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया जिसमें उत्तर प्रदेश के गौरव के रूप में उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिनको पहले नवरत्न कहा जाता था, नवरत्न तो वह इतिहास के पन्ने में आप सब जानते हैं कि अकबर और बीरबल के समय से यह चर्चा में रहा है। लेकिन एक बड़ा अभियान जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सेवा शुरू करने का निर्णय लिया, तो उन्होंने अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विशिष्टता रखने वाले लोगों को नवरत्न के रूप में उनका विधिवत सरकार की ओर से घोषणा करके उनको अभियानों का हिस्सा बनाया। क्योंकि राष्ट्र हित का कोई अभियान होता है, जनहित का कोई अभियान होता है, गरीब, मजदूर और जरूरतमंद के हितों का कोई अभियान होता है, तो उसमें जब कुछ इस प्रकार के चेहरे सामने दिखाई देते हैं तो लोगों को उससे प्रेरणा मिलती है। तो आज जो भी न्यूज 18 के उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस मंच से जिनको मुझे सम्मानित करने का मौका मिला है, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देते हुए वो आगे उत्तर प्रदेश रत्न के साथ साथ हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में उन लोगों ने अपने आप को प्रमाणित किया है, साबित किया है, सफलता के शिखर को छुआ है, वह देश के अंदर भी इसी प्रकार से सम्मान प्राप्त कर सके, ऐसी मेरी शुभकामनाएं रहेंगी। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के द्वार पर हम लोग खड़े हैं। जब भी कोई चुनाव होता है तो एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र की यही ताकत है कि विपक्ष कोई बात कहता है, सत्ता जो अपनी बात, सत्ता पक्ष के लोग जो अपनी बात कहते, दोनों पक्ष का अपना अपना तर्क होता है। लेकिन जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, क्योंकि जब मतदान करने का समय आता है, विचारधारा के आधार पर, विकास कार्यों के आधार पर सरकार का 5 वर्ष का जो कार्यकाल होता है, उस समय हमने क्या किया है वह हम जनता के बीच में रखते हैं और जो हमारे विपक्ष के साथी होते हैं वह अपनी बातें जनता के बीच में रखते हैं। मैं यह मानता हूं कि जनता बहुत समझदार हो गई है। अब जनता जब इतनी समझदार है, जागरूक है, देश और प्रदेश का हित कैसे सुरक्षित रहेगा, देश और प्रदेश के साथ साथ जो समाज के लोग हैं उनके हितों की कैसे रक्षा होगी, उनके ही नहीं फिर आगे वह सोचता है कि आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। सारे विषयों को ध्यान में रख करके मैं यह मानता हूं कि एक विकास का एजेंडा लेकर के पूरे देश में एक चर्चा होती थी। विकास का मतलब है गुजरात, जहां मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व किया करते थे और उसकी चर्चा पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया में होती थी। बाद में भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन मैं यह मानता हूं कि पार्टी ने तो फैसला बाद में लिया, देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाने का फैसला पहले ले लिया था।
और 2014 में कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि पूर्ण बहुमत, कांग्रेस तो बहुत स्थापित पार्टी थी, जब उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला 30 वर्षों तक, तो भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस की तुलना में उस समय छोटी पार्टी थी, लेकिन देश की जनता ने समझा है कि अब पूर्ण बहुमत की सरकार के बगैर न देश का भला हो सकता है, न प्रदेशों का भला हो सकता है। और उसी के परिणाम स्वरूप हमें 2014 में देश में बहुमत मिला और उत्तर प्रदेश से 73 लोकसभा के सांसद मिले। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी, उसमें माननीय हमारे रक्षा मंत्री जी भी, मैं भी चुन करके उस समय गया था, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उस समय लोकसभा में ही चुन करके गए थे। तो 73 सांसद जीत करके गए और पूर्ण बहुमत की सरकार पहली बार 3 दशक के बाद बनी। 2017 का विधानसभा चुनाव आया। मैं जानता हूं कि हमारी पार्टी लगातार 2004 के बाद से सरकार से बाहर रही है। कभी हम 50 सीटें जीतते थे, कभी 55 जीतते थे, कभी 45 जीतते थे, 47 जीतते थे, इस सीमा पे रह गए थे। लेकिन 2014 में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने अपना आशीर्वाद देकर के बनाया, तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विचार निश्चित तौर से अगर जनता जनार्दन के मन में नहीं आता, तो 2014 के बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में हमें 325 सीटें अपने गठबंधन साथियों के साथ जीतने का अवसर नहीं मिलता। और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद मैं संक्षेप में बातें कहूंगा, क्योंकि आज मेरा कार्यक्रम अभी वाराणसी फिर देवरिया भी जाना है, कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं, केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 7 साल की सरकार और बाकी जो कांग्रेस या उन सपा बसपा और तमाम जो हमारे विपक्षी साथी, उनकी बैसाखी पर चलने वाली केंद्र सरकार के 60 साल और 7 साल की तुलना करेंगे तो 7 साल का काम 60 साल पे भारी है, अधिक है। और मुझे और इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें, कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती फिर से लागू कर दी गई है। कल से उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू और रात 11 से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगी। सार्वजनिक स्थलों पर या कार्यक्रमों को लेकर भी सख्ती है। बताया जा रहा है कि जो सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे उसमें 200 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। कोरोना को लेकर सरकार का एहतियाती कदम उठाया गया है, क्योंकि 25 से लेकर 31 दिसंबर पार्टियों का दौर रहता है। 25 दिसंबर है, फिर 31 है। इस दौरान हमने देखा है कि ज्यादातर इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं। और अब जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल पर एक बार फिर से सख्ती हो गई है और कल से उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी कर दिया गया है। बातचीत करने के लिए अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका, जिस तरह से 25 से लेकर 31 दिसंबर तक ज्यादातर हम देखते हैं कि लोग सेलिब्रेशन रहता है या पार्टियां करते हैं, अब इसको लेकर एक बार फिर से कोरोना को लेकर सख्ती सरकार की तरफ से। देखिए, तीसरी लहर की आशंका के बीच जिस तरीके से थोड़ी बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि यूपी में भी इतने केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके भी जानते हैं कि 25 से लेकर के नए साल के जश्न में लोग डूबे होते हैं, प्रॉपर गैदरिंग होती है, पार्टीज होती है। लिहाजा उसके पहले 25 दिसंबर से ही यूपी में रात्रिकालीन यानी कि नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो जाएगी। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू जो होगा प्रभावी होगा। इसके अलावा शादी, पार्टियां और जितने भी जो सोशल गैदरिंग वाले प्रोग्राम्स होते हैं, उसके पहले जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। 200 से ज्यादा लोगों को इसमें परमिशन नहीं मिलेगी शामिल होने की। इसके अलावा बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के निर्देश जारी किए जाएंगे। प्रयास ये होगा कि मार्केट में भी लोग जिस तरीके से लापरवाही बरत रहे थे पिछले दिनों, अब कम से कम प्रोटोकॉल जो है कोविड का उसको फॉलो करें। अगर बाजार जा भी रहे तो वहां पर भी मास्क न लगाने पे सामान न दिया जाए। इसके अलावा जो शादी पार्टियां हैं उससे लोग थोड़ा बचे। कोरोना के बढ़ते मामलों का जो असर है वो यहाँ पे देखा जा रहा है और सरकार भी ये चाहती है कि इसके पहले की केसेस बढ़े, लोगों को अलर्ट किया जाए, लोगों को थोड़ा सा बताया जाए कि किस तरीके से उन्हें रहना है। और कम से कम ये जो आशंका है जिसमें कहा जा रहा है कि फरवरी और मार्च का महीना काफी ज्यादा संवेदनशील होने वाला है, इसके पहले सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई है। बिल्कुल, तो बढ़ते मामलों को लेकर एहतियाती तौर पर ये कदम उठाए गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनामिका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। एक बार फिर से स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ के एक नए एपिसोड में। आइए इस एपिसोड में क्रिप्टो से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर नजर डालते हैं। इंस्टाग्राम सक्रिय रूप से NFT की खोज कर रहा है। CEO ने किया कंफर्म, सबसे अधिक यूज्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक इंस्टाग्राम ने कंफर्म किया है कि वो नॉन फंजिबल टोकन्स यानी कि NFTs के ट्रेंड को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इंस्टाग्राम CEO एडम मोसेरी ने इंस्टा के स्टोरी फीचर के जरिए इसकी जानकारी दी। हालांकि उन्होंने इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि इंस्टाग्राम का उद्देश्य टोकनाइज्ड स्फीयर को लोगों के लिए अप्रोचेबल बनाना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम NFT के जरिए अपने क्रिएटर्स की मदद करना चाहता है। 2024 तक 20% बड़ी कंपनियां डिजिटल करेंसीज का इस्तेमाल करेंगी। गार्टनर की रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक दुनिया की 20% बड़ी कंपनियां पेमेंट्स, स्टोर्ड वैल्यू एंड कोलैटरल के लिए डिजिटल करेंसीज का इस्तेमाल करेगी। ये प्रेडिक्शन इस बात पर आधारित है कि सर्विस प्रोवाइडर्स की स्थिति पहले से ही बेहतर है और बड़े एंटरप्राइजेस के पास ऑफ द शेल्फ सोल्यूशन मौजूद है। ये फोरकास्ट चीफ फाइनेंशियल प्रोफेसर के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे डिजिटल करेंसीज के रिस्क फैक्टर का आकलन करते हैं और यही आगे चलकर बिजनेस ट्रांजैक्शन और आने वाले सालों में इकोनॉमिक ग्रोथ में मददगार साबित होते हैं। हाई इन्फ्लेशन और इसके फियाट करेंसीज पर असर से जो मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट होता है, वो कहीं ना कहीं CFOs को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि कैसे कुछ डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल रिजर्व्स के लिए किया जा सकता है। कई बड़े बैंक, पेमेंट प्लेटफॉर्म्स और वॉलेट प्रोवाइडर्स पहले ही इस एरिया में हैवी लिफ्टिंग कर चुके हैं, जिससे बड़े इंटरप्राइजेस को अपने खुद के डिजिटल करेंसी एप्लीकेशन शुरू करने में आसानी होगी। सोलाना $multi-billion Web3 गेमिंग में राज करने को तैयार है। सोलाना ब्लॉकचेन नेटवर्क के लिए साल 2021 अच्छा रहा। ब्लॉकचेन को बड़े पैमाने पर अपनाने से इसके नेटिव टोकन SOL की कीमत इस साल सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली क्रिप्टो करेंसी में से एक बन गई है। Web3 केंद्रित ब्लॉकचेन अभी भी ज्यादा यूज केसेस लेना चाहता है ताकि अडॉप्शन बढ़ सके। नेटवर्क अब Web3 गेमिंग की दुनिया पर राज करना चाहता है। सोलाना के को-फाउंडर राज गोकल ने विश्वास जताया कि बढ़ते गेमिंग यूज केसेस के लिए जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सोलाना के पास ऑलरेडी मौजूद है। नेटवर्क को बेस लेयर ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि जहां जरूरत होगी वहां वो अपनी एनर्जी लगा सकते हैं। गौरतलब है कि सोलाना को जो अटेंशन मिल रहा है उसकी वजह लो फीस और हाई ट्रांजैक्शन स्पीड्स है। मिनेक्स प्लेटफॉर्म पर बुर्किना फासो से पहली बार भेजा गया ब्लॉकचेन ट्रैक्ड गोल्ड का फर्स्ट किलो माइनेक्स ने बुर्किना फासो के ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म से पहली बार 1 किलो गोल्ड एक्सपोर्ट किया। इससे सप्लाई चेन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। कंपनी माइनर्स, स्मेल्टर्स, ट्रेडर्स, टेक कंपनीज और सरकारों के लिए मिनरल सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए अपने मंच को तैनात करती है। इससे कॉम्प्लायंस और ट्रांसपेरेंसी आती है जो स्थानीय बैंकों, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स और खरीदारों को इस क्षेत्र में जुड़ने में मदद करती है। पश्चिमी अफ्रीका में बुर्किना फासो हर साल 34 टन आर्टिसनल गोल्ड प्रोड्यूस करती है, लेकिन 2019 में इसमें से सिर्फ 300 किलो ही औपचारिक तौर पर एक्सपोर्ट किया गया। इसकी एक बड़ी वजह थी पड़ोसी देशों में लो एक्सपोर्ट टैक्सेस। दुनिया में पहली बार पिछले साल माइनेक्स ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से $250,000 के डिजिटल ब्लॉकचेन सर्टिफाइड पेमेंट्स के जरिए मिनरल्स एक्सपोर्ट किया। क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। 96.35 अंक बढ़कर 17,000